गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस कर ली। अब कुछ टॉपिक और बचे हुए इस चैप्टर में। अगला जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। आपके पास एक चार्ज कंडक्टर होगा, उसकी सरफेस पे फोर्स कैलकुलेट करना है कि वो चार्जेस जो कंडक्टर है उसकी सरफेस पे कैसे फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत जनरल टॉपिक है और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी था, 4 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं चार्ज कंडक्टर, कैसा भी ले लो, जो मर्जी हो, कंडक्टर होना चाहिए। तो सपोज मैंने एक चार्ज कंडक्टर कंसिडर किया इस टाइप का। ठीक है, ये एक मेरे पास चार्ज कंडक्टर है, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज से चार्ज दिया, इक्वली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसकी सरफेस पे। जो भी हम इसको चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे, क्योंकि सरफेस के इन जाएगा ही नहीं, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो चार्ज हमने जैसे सपोज इसको क्यू चार्ज दिया, तो ये सारा के सारे जो चार्जेज हैं इनकी वजह से कोई इसकी सरफेस पे फोर्स भी लगता है क्या? क्वेश्चन है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, कि चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे कोई फोर्स लगता है क्या? हाँ बिल्कुल लगता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखो इसके लिए हमने क्या किया, इस कंडक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो हमने इसमें एलिमेंट कंसिडर कर लिया ए बी, एक तो हमने एलिमेंट ले लिया ए बी जिसका एरिया जो है वो फिक्स कर लिया कि इसका एरिया सपोज डी ए है, इस पर जो चार्ज है सपोज वो डी क्यू है, इसका एरिया जो है एलिमेंट का वो डी ए रखा और इस पर चार्ज कितना कंसिडर कर लिया? डी क्यू। उसके बाद एक जो पोर्शन है, दूसरा जो पार्ट है इसका, उसको हम बोलेंगे, सपोज मैं इस पॉइंट को सी बोल दूं, एक पॉइंट जो सरफेस है वो है ए सी बी। हमारे पास 2 सरफेस हो गई, एक ए सी बी और दूसरा ए बी पार्ट। ये तो हमारा एलिमेंट हुआ, ए बी तो हमारा क्या है? एलिमेंट। और ये जो ए सी बी पार्ट है वो भी इस कंडक्टर का एक पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है आपका, ठीक है ना, ये वाला बड़ा पार्ट है। अब ध्यान से देखो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक इसमें छोटा एलिमेंट ले लिया ए बी, दूसरा हमने ए सी बी बड़ा एक एलिमेंट ले लिया, ये बड़ा एलिमेंट है, बिग एलिमेंट समझ लो इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि सपोज मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो या मुझे इसका फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो मैं पहले फोर्स की बात करूंगा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है वो ध्यान से देखो। मैं 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, एक पॉइंट लिया मैंने P1 सरफेस के आउटसाइड, दूसरा जो पॉइंट है वो P2 मैंने सरफेस के इनसाइड कंसिडर किया। दूसरा पॉइंट जो P2 वो लिया मैंने सरफेस के इन, और एक पॉइंट मैंने लिया P1 सरफेस के आउटसाइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे भैया P1 आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जो हम कैलकुलेट कर चुके, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P1 क्या लिखोगे बेटा? उसको मैं EP1 से डिनोट करूं और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कंडक्टर की सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, P1 पे इतना होगा। इसी तरह मैं आपसे पूछूं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P2 कितना होगा? P2 क्या इनसाइड द सरफेस है? इनसाइड द सरफेस कोई चार्ज नहीं है, किसी भी कंडक्टर की सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज नहीं रुकता, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, इसलिए इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ EP2 से। P2 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया EP2 से, और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 0, बिकॉज कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो ये बात भी सही है। अब मैं देखो, हमने 2 एलिमेंट की बात करी, एक AB पार्ट और दूसरा ACB पार्ट। अगर मैं बोलूं कि सपोज AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई हम बोलते हैं कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जो AB एलिमेंट लिया आपने स्मॉल एलिमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मैं E1 कंसिडर कर लूँ। कितना मान लो कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहीं भी कैलकुलेट करें उसको हम E1 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही जो बिग एलिमेंट आपका है ACB पार्ट, इस ACB की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मैं उसको E2 से डिनोट कर लूँ। उसको मैं किससे डिनोट कर लूँ? E2 से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं P1 पे एलिमेंट AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आप सोच के बताना बेटा, वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें यह पता करना है कि डायरेक्शन क्या हो।
ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो आप E1, अगर मैं P1 पे कैलकुलेट करूंगा तो डायरेक्शन किधर होगी? ड्यू रिपल्सन, क्योंकि जहां हम कैलकुलेट करते हैं वहां हमेशा +1 चार्ज, ए बी पे जो चार्ज लिया वो dq प्लस 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 में रिपल्सन, तो E1 की डायरेक्शन इधर भी। ऐसे ही अगर मैं इस एलिमेंट बिग पार्ट ACB की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो भी क्या होगा? उसी डायरेक्शन में, क्योंकि वो भी इसको रिपेल करेगा, उसमें भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो E2 की डायरेक्शन आपकी इधर ही होगी। अब आप आ जाओ P2 पॉइंट पे, AB एलिमेंट यहाँ पे है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पे कैलकुलेट, उसको हमने कंसिडर कर रखा E1 से, तो E1 इस डायरेक्शन में। ये जो ACB पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसको इधर रिपेल करेगा, उसकी डायरेक्शन इधर। अब ध्यान से देखो, P1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 जो क्या होना चाहिए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 8.P1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP1 की वैल्यू E1 प्लस E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, वो कितनी होनी चाहिए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो आप थर्ड, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया भाई? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने बोला कि इस कंडक्टर की वजह से होगा P1 पे, नेट तो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अलग अलग एलिमेंट की वजह से हम बात करें तो AB की वजह से हमने लिखा E1 और ACB की वजह से हमने लिखा E2, और दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड हो गई। अंदर की बात करूं, P2 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? 0। E1 की डायरेक्शन इधर, E2 की डायरेक्शन इधर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस आ जाएगा बीच में, E1 माइनस E2, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। नेट कितना होगा? 0। बिल्कुल सही बात है, 0 ही होगा। इस इक्वेशन से ध्यान से देखें, फोर्थ वाली से, तो मेरे पास एक कंडीशन निकल के आई कि E1 इक्वल्स टू E2, E1 इक्वल्स टू E2, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। अब ध्यान से देख, मुझे तो यहाँ फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैं किसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से E1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँगा, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड में फिफ्थ से वैल्यू पुट कर ले E1 की जगह E2, तो E2 प्लस E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ट्वाइस E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E2 कितना हो गया बेटा? सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 6, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बिग एलिमेंट ऑफ ACB कितना आया? सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करूं, तो वैल्यू कितनी होगी? इस पे फोर्स कितना लगेगा? सोच के देखो। सॉरी, ये जो वैल्यू आई है ना E2, वो इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं बात करूं E1, क्या वो भी उतना ही होगा? सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 7। सोच के देखो भाई, E1 इक्वल्स टू E2 आपने पुट किया, दोनों इक्वल हैं, तो E2 की वैल्यू E1 के इक्वल, वो भी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होगी। अब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे फोर्स, इस एलिमेंट पे फोर्स, तो आपने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन पढ़ा है। सपोज वहाँ पे फोर्स लग रहा था DF, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, चार्ज DQ, पढ़ा है क्या? E इक्वल्स टू F अपॉन Q, देन DF इक्वल्स टू E1 DQ, यही लिखेंगे। E1 की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन DF की वैल्यू आ गई आपके पास सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। अब ध्यान से देखो, DQ क्या है? इस एलिमेंट का चार्ज। ध्यान से देखो, अगर DQ DA और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा में रिलेशन की बात करें, DQ अपॉन DA, देन DQ कितना हो गया बेटा? सिग्मा DA, DQ इक्वल्स टू सिग्मा DA। मैं चाहूँ तो DQ की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, देन DF कितना हो गया आपके पास? सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा DA, सिग्मा DA, सिग्मा मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। ये आपके पास फोर्स आ गया एलिमेंट पे, एलिमेंट AB पे जो फोर्स हुआ उसकी वैल्यू आई सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। मैं चाहूँ तो सिग्मा इक्वल्स टू, एक वैल्यू मेरे पास है E इक्वल्स टू, रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा में, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम लिख सकते हैं सिंस सिग्मा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पुट करोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट DA
एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, df का फॉर्मूला ये भी हुआ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी ए। ये फॉर्मूला भी है फोर्स का और ये फॉर्मूला भी सही है फोर्स का। आपने ये पता कर लिया कि ये जो फोर्स है वो इस एलिमेंट पे हमने कैलकुलेट किया ड्यू टू दिस बिग एलिमेंट ACB। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लेके अगर हम सब पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस टाइप के फोर्स ही आएंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ध्यान से देख, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही आपका फोर्स लगता है। तो इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो फोर्स इधर ही इसी डायरेक्शन में लगा। तो आउटवर्ड नॉर्मल जो फोर्स की डायरेक्शन आई वो बाहर की तरफ आई और उसकी वैल्यू कितनी आई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी ए, या मैं ये भी लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए। अगर मैं इस डी ए को अपॉन में लिया हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला बना DF अपॉन डी ए। क्या है बेटा, ये प्रेशर, फोर्स पर एरिया, वो क्या बन गया प्रेशर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। आपके पास क्या आ गया कि इस पे जब फोर्स लग रहा है सरफेस पे, किसी कंडक्टर की सरफेस पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो क्या उस पे प्रेशर भी लग रहा है बेटा, बिल्कुल प्रेशर भी लग रहा है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है। अब इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये 2018 में पूछा गया था कि कंडक्टर की सरफेस पे अगर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो ये सारा मेथड यूज करना होगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल जो कंडक्टर लेंगे उसमें सरफेस पे बाहर की तरफ इतना प्रेशर लगा। जैसे मैंने कोई स्फीयर या मान लिया, स्फीयर मान लिया, कोई सर्कल मान लिया, उसको हमने चार्ज दिया होता तो ये बाहर की तरफ इतना प्रेशर लगा रहा है, बाहर की तरफ इतना प्रेशर लग रहा है हमेशा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक एलिमेंट पे हमने फोर्स निकाला। अगर पूरे पे निकालना होता है तो क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। पूरे पे क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा वो भी इजी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेकंड लास्ट। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा सॉफ्ट बबल, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना चैप्टर के, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहना, कहीं भी कोई समस्या हो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू फोटो भेज के कैसे भी आप पूछ सकते हो, मैं सॉल्व करके आपके पास भिजवा दूंगा। अगला टॉपिक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी फाइंड आउट करनी। देखो अभी अभी आपने सीखा कि कंडक्टर की सरफेस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या प्रेशर की बात करें तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब बाहर की तरफ प्रेशर लगता है। कोई भी कंडक्टर हो कैसा भी हो, उसकी सरफेस के आउटसाइड, सरफेस पे बाहर की तरफ वो एक प्रेशर लगाता है, मतलब फोर्स लगता है। फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अगर मैं मान लो उस कंडक्टर को कोई एक्स्ट्रा चार्ज दूं, और चार्ज दूं, या उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करूं, तो क्या मुझे उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना होगा? फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क होगा तो क्या कोई वर्क डन होगा? वर्क डन होगा तो वो जो वर्क डन है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। देखो आपने एक स्फीयर कंसीडर किया, क्या ले लिया, स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर या स्मॉल आर। ठीक है, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ था। कितना चार्ज दिया हुआ था? प्लस क्यू चार्ज। आपको पता है बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है P सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक ही बात है। इतना प्रेशर ये जो चार्ज कंडक्टर है वो अपनी सरफेस के बाहर की तरफ इतना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर प्रेशर इतना लग रहा है तो मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं जानता हूँ
P इक्वस टू एफ अपॉन ए, देन एफ इक्वस टू फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, P की ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, एफ इक्वस टू वैल्यू आ गई आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इतना फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है इस कंडक्टर की सरफेस के आउटवर्ड, इतना फोर्स जो है बाहर की तरफ लग रहा है। अब मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है। मान लो मैंने इसका वॉल्यूम डिक्रीज किया, मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करूंगा तभी इस पे चार्ज इंक्रीज होगा। तो मान लो मैंने इसको dr कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस कर दिया, इसका वॉल्यूम जो है वो मैंने डिक्रीज कर दिया, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज ही करना होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो चार्ज इंक्रीज होगा, और मैंने डिक्रीज कितना किया, इतना dr, ठीक है। और इतना डिक्रीज करूंगा तो उसमें मुझे कोई वर्क डन करना होगा, कितना वर्क डन कितना होगा, dr डिस्प्लेसमेंट या dr कंप्रेस करने में जो वर्क डन होगा वो dw, कितना लिखा जाएगा fdr, पढ़ा हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका ये रहा, वो वैल्यू यहाँ पुट कर लो, वैल्यू पुट कर ली आपने तो dw वर्क डन कितना हुआ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू dr। बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया है आपका, और dr क्या है डिस्प्लेसमेंट, एरिया को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वॉल्यूम, dv, dw इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो बहुत साइड क्या करना होगा, इंटीग्रेशन w जो आपके किस फॉर्म में स्टोर होगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी बोलूं या मैं एनर्जी बोलूंगा, वो एनर्जी u होगी, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dv, इंटीग्रेशन dv। या फिर मैं यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं dv को अपॉन में लिया, dw के अपॉन में लिया, देन dw अपॉन dv इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u बेस में स्मॉल v, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी जो हमसे पूछी गई है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमसे यही पूछा है uv, वो कितनी होगी बेटा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब जितना प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ वही उसकी एनर्जी है, जितना प्रेशर लग रहा था ना बाहर की तरफ वही हमारे पास एनर्जी निकल के आई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या मैं इसको लिखूँ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक ही बात है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक ही बात है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो ये टॉपिक भी इजी था, ये टॉपिक भी आसान था भी, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। आपको अगर इससे पहले वाला टॉपिक क्लियर हो गया कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे अगर हम देखें तो सरफेस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फोर्स लगता है तो प्रेशर भी लगता है, और उस प्रेशर का फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इतना प्रेशर बाहर की तरफ लगाता है कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उस पर प्रेशर लगता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब फाइनल जो लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, वो देखो बेटा बहुत इजी सा टॉपिक बचा है, वो आपका है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉप बबल, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉप बबल। देखो इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं, वैसे इस पर क्वेश्चन कम बनता है फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि अगर सिलेबस आपका रिड्यूस होता है तो कुछ इस टाइप के जो टॉपिक है ना वही कम हो जाए, जो लास्ट वाले कुछ टॉपिक होते हैं ना चैप्टर के, उन्हीं के चांस होते हैं कि वो हट जाए। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सॉप बबल। देखो बबल के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था फ्लूइड वाले चैप्टर में, चार्ज्ड सॉप बबल, चार्ज्ड सॉप बबल। देखो बेटा बहुत आसान सा टॉपिक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सॉप बबल। आपने देखा होगा सॉप बबल जो है ना वो स्फेरिकल शेप का होता है। सॉप बबल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। सपोज इसकी रेडियस कैपिटल आर है, सॉप बबल है, चार्ज है, इसका मतलब इसको हमने चार्ज दिया, बस चार्ज कहाँ रहता है इसकी सरफेस पे, चार्ज कहाँ रहता है सरफेस पे, बिल्कुल रहता है। जब हम इसको चार्ज करते हैं तो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा,
सिग्मा से हमने इसको चार्ज किया है तो सरफेस प्रेशर कितना लगेगा बाहर की तरफ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कैपिटल आर है सपोज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि शॉप बबल है, बबल के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सरफेस टेंशन। अगर इसका मैं सरफेस टेंशन T ले लूँ, सरफेस टेंशन कितना मान लूँ, सरफेस टेंशन यूनिट लेंथ का फोर्स हुआ करता था, कैपिटल T से डिनोट करते थे, ध्यान से देखो F अपॉन L लिखते थे, यूनिट लेंथ के फोर्स को ही सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो शॉप बबल हो या कोई भी बबल हो, हम बात करें पानी का बबल हो तो उस केस में भी सरफेस टेंशन होती है T। तो इस शॉप बबल का ध्यान से देखो, शॉप बबल कब तक रहता है, जब अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। जो सरफेस के अंदर वाला प्रेशर है शॉप बबल के, इनर प्रेशर, एक्सिस प्रेशर, आउट बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा हो, उस केस में शॉप बबल आपका रहेगा। अगर मैं बोलूँ बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा अंदर वाला प्रेशर कम है तो शॉप बबल रहेगा ही नहीं, फूट जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस प्रेशर, इसको हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर, इस प्रेशर डिफरेंस को क्या बोला जाता है, एक्सिस प्रेशर। अंदर वाला ज़्यादा बाहर वाला कम, इस प्रेशर डिफरेंस को बोला जाता है एक्सिस प्रेशर, P एक्सिस, P एक्सिस। और इसकी वैल्यू हमने डिस्कस करी थी 40 बाई कैपिटल आर, जहां आर तो क्या है शॉप बबल की रेडियस, T क्या है सरफेस टेंशन। तो एक्सिस प्रेशर कितना होता है हमेशा 40 बाई कैपिटल आर, 40 बाई कैपिटल आर। बिल्कुल सही बात है कि एक्सिस प्रेशर इतना होता है, बट एक चीज ध्यान से देखो, अंदर इतना प्रेशर और लगा रहा है, अंदर से ये जो चार्ज अगर हमने इसको सिग्मा से चार्ज किया है तो इतना प्रेशर बाहर की तरफ और लग रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये और लग रहा है अंदर से बाहर की तरफ। इतना प्रेशर जो चार्ज है, या जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इतना प्रेशर बाहर की तरफ और लग रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो एक्सिस है, जो डिफरेंस अंदर वाला ज़्यादा हुआ ना, तो P एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो आपका एक्सिस प्रेशर होना चाहिए। पहले वाला जो डिफरेंस था वो था 40 बाई आर, अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ, और ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि शॉप बबल कैसा है, चार्ज, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इतना प्रेशर और लगने लग जाता है बाहर की तरफ। तो अब टोटल प्रेशर अंदर वाला कितना हुआ, P एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये P एक्सिस जो है ना, अंदर वाला ज़्यादा प्रेशर था ना, जो डिफरेंस था वो था। जैसे मैं बोलूँ कि बाहर वाला 5 अंदर वाला 7 है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का। तो 2 तो वो P एक्सिस प्लस जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया, जैसे हमने इसको सिग्मा से चार्ज किया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगने लग गया, तो टोटल कितना हो गया अंदर वाला प्रेशर, इतना, वो 40 बाई आर के इक्वल होना चाहिए। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सिस प्रेशर 0 हो जाएगा, P एक्सिस क्या होगा 0। मतलब हम कब तक उसको चार्ज दे सकते हैं, कब तक, मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब हम उसको चार्ज करते रहेंगे, अगर ज़्यादा चार्ज देते रहेंगे तो अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो उस एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज करूँगा मुझे इसको डिक्रीज। भाई ये कंडीशन है, इस केस में आपका शॉप बबल बना हुआ है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू कम रहेगी, तो क्या होगा, बबल आपका फूट जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ मुझे इसको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, और एक कंडीशन में क्या कर दूंगा, इसको 0। जैसे ही ये वैल्यू 0 हुई तो मेरे पास कंडीशन क्या निकल के आ गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 40 बाई कैपिटल आर। अब यहाँ से देखो, हम शॉप बबल की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने सिग्मा कितना दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम आर कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके आर की वैल्यू आ गई। सिग्मा कैलकुलेट करना है तो सिग्मा स्क्वायर को ऊपर लेके आर को नीचे ले आए, अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल आर, ये आपका सिग्मा आ गया। आपको चार्ज की वैल्यू पता करनी है, आपको क्या पता करना है, चार्ज के बेस पे चार्ज कितना दिया था हमने, तो हमने सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए पढ़ा हुआ है, देन क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए, सिग्मा की वैल्यू ये रही, ए इसका एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, देन क्यू कितना हो गया इस पे चार्ज, सिग्मा की वैल्यू आपने पुट कर ली 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल आर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्यू इक्वल्स टू, इसको आप अंडर रूट में ले आओ, इसको आप अंडर रूट में ले आओ या कैसे भी सॉल्व कर लो, आंसर यही आएगा। क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको जब अंडर रूट में लाओगे या इसको बाहर रख लो, 4 पाई को बाहर रख लो,
4 पाई को बाहर रख लो, अंडर रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर अंदर आएगा तो r की पावर 4 बन के आएगा, नीचे क्या बचेगा r क्यूब, सॉरी ऊपर बचेगा r क्यूब, नीचे नहीं बचेगा, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आएगा, ये इस पे चार्ज आ गया। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था सॉफ्ट बबल, इक्विलिब्रियम ऑफ सॉफ्ट बबल। इस तरह से हमने चैप्टर के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या डिस्कस करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल। चाहो तो मैं एक न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है, जनरल, बाकी आप देखना इसके न्यूमेरिकल, आप देखना बहुत आसान चैप्टर था, थोड़े से न्यूमेरिकल हो सकते हैं बीच बीच में कुछ टफ हो, बाकी इजी भी है, ठीक है ना। एक जनरल क्वेश्चन जो एग्जाम में जनरली, और न्यूमेरिकल बहुत छोटे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस बार जो एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा था वो वास्तव में थोड़ा लेंदी था, अच्छा था, बाकी हमेशा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, उसमें ये नहीं लिखा कि भाई कंडक्टिंग स्फीयर है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसने बोला स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है रेडियस, 5 सेंटीमीटर। उसने बोला कि इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट है P, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है EP, बोल लो कि 100 वोल्ट पर मीटर या 100 न्यूटन पर कूलम। उसने बोला कि बताओ इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे Q पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, हम अगले चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। आपने देखो कंडक्टर की सरफेस के आउटवर्ड, आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो स्फेरिकल सेल हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था E=KQ/r²। आउटसाइड द स्फीयर E जो है वो होता है KQ/r², ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने Q की तो बात ही नहीं करी, Q तो कांस्टेंट है इसके लिए, K भी कांस्टेंट, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, r², E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब अपना क्वेश्चन हो गया कि मैं पहली कंडीशन ये मान लूँ, दूसरी कंडीशन ये मान लूँ, तो मैं इसको लिखूंगा E2/E1 = R2/R1 का होल स्क्वायर। मुझे तो E2 सॉल्व करना है ना, तो E2 की वैल्यू आ गई R2/R1 का होल स्क्वायर इंटू E1। अब ध्यान से देखो, E2 हमें सॉल्व करना है, R2 8, R1 20 इंटू E1, यही लिखोगे ना, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना तो उल्टा होगा, ये 1 2, ये होगा 1 और ये होगा 2, तो 20/8 होगा 20/8 इंटू E1 कितना था 100। सॉल्व कर लो जो भी आंसर आए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। थैंक यू।